Hello everyone, my name is Himanshu Saraswat. I am from Supply Sri City, which is situated in Andhra Pradesh. So we will study our next chapter called current electricity. ये बहुत एक 12th क्लास का एक फिजिक्स का चैप्टर है। तो इसको आज हम अच्छे से स्टडी करेंगे। इसकी सारी जितने भी थ्योरम होते हैं, इसके की कंसेप्ट, अलग अलग टाइप के कंसेप्ट सबको देखेंगे आज। तो ये किस से रिलेटेड करता है, जैसा कि इसका नाम है, एज द नेम इज देयर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें नाम के अनुसार ही इस चैप्टर में करंट की बातें होंगी, इलेक्ट्रिसिटी की भी बातें होंगी। ओके, तो इसी टाइप पे करंट और इलेक्ट्रिसिटी पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है कि किस तरह तारों में अलग अलग टाइप से करंट जाता है। अगर टाइप को अगर तार को किसी अलग साइड से, मतलब अलग तरह से जोड़ दिया जाए तो वो अब कैसे जाएगा। अलग अलग मतलब तारों के जॉइंट कर दिए जाए तो उसमें करंट कैसे जाएगा। फिर अगर पैरेलल कर दी जाए तो कैसे जाएगा, सीरीज कर दिया जाए तो कैसे जाएगा। अलग अलग टाइप से करंट फ्लो को इस चैप्टर में दर्शाया गया है। तो सबसे पहला सवाल इसमें आता है कि व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इन्होंने अपनी खुद की एक परिभाषा बनाई है, जैसा कि इमेजिन अ स्मॉल एरिया एंड normal to the direction of flow of charge. Both the positive and negative charge may flow forward and backward. Area area across the area in a given time interval t. Let q be the net amount, that is forward minus backward, of positive charge that flow in the forward direction across the area. Similarly, let q minus be a net amount of negative charge flowing across the area in the forward direction. The net amount of charge flowing across the area in the forward direction in the time interval t, then is q equal to q plus भी होगा, minus q minus, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज कुछ नेगेटिव चार्ज। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द t फॉर स्टडी करंट। ओके, तो इसके अनुसार क्या है, तो करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिक करंट है कि किसी भी जगह से, किसी भी एक मतलब तार ले लें या फिर कोई भी एक थिंग है, उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के साथ, तो उसको करंट बोला जाता है। तो चार्ज तो जानते ही होंगे आप, इस हर मेटल में या फिर चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन एकदम बैलेंस है तो न्यूट्रल है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा कर दिया तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ऐसा कुछ। ओके, तो यही इसकी परिभाषा है कि चार्ज अपॉन टाइम, मतलब कि ये जो चार्ज है, तो चार्ज मैंने जैसे बताया था कि चार्ज जैसे तो मान लीजिए कि ये एक वे है किसी चार्ज के फ्लो होने का। देखिए, ये एक वे है, तो इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है और एक हमने ये पार्टीशन बना दिया, ये बनाया टी टाइम के लिए, ये है टी प्लस डेल्टा टी टाइम के लिए। मतलब कुछ एक छोटा सा इंटरवल लिया है हमने, तो उसमें क्या है ना कि अब चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है तो कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज दोनों टाइप के होते हैं। नेगेटिव चार्ज होगा वो सीधी डायरेक्शन में मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों साइड चार्ज मतलब फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अब पर टाइम मतलब पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब पर सेकंड या फिर पर मिनट, तो जो करंट होगा वो है रेट ऑफ चार्ज फ्लो। जैसा कि मतलब अगर एक चार्ज है वो 1 सेकंड में चलता है तो क्यू ही इस पे करंट है, क्यू एम्पियर। इसका एक चीज और बता दूं, जो करंट का मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होती है एम्पियर। ये इसके वैज्ञानिक थे एम्पियर नाम के, तो उन्होंने इसका खोज किया था, डिस्कवर किया था, तो इसलिए तो एम्पियर बोला जाता है।
उसकी यूनिट को। ओके, तो जैसा कि आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी का फॉर्मूला होता है फॉर चार्ज इज डिफाइंड टू बी करंट अक्रॉस द एरिया। तो यही चीज है। तो अब आते हैं, करंट आर नॉट ऑलवेज स्टडी एंड हेंस मोर जनरली वी डिफाइन द करंट फ्लो एज फॉलो। Let delta Q be the net charge flowing across the cross section of the conductor during the time interval. Okay, तो इसमें एक चीज को और अब इन्होंने हाईलाइट किया है। क्या चीज हाईलाइट है? कि कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर ही ऐसा है जिसमें से करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। ओके, तो ड्यूरिंग द चार्ज टाइम इंटरवल दैट इज डेल्टा टी, दैट इज between time t and t plus delta t. Okay, then the current at the time t across the cross section of the conductor is defined as the value of the ratio of delta q to delta t in the limit of delta t tending to zero. Okay, तो I जो है एक टाइम का फंक्शन इसको हम बोल सकते हैं। तो इसको हम एक टाइम का फंक्शन बोल सकते हैं कि अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा उस समय पे डेल्टा क्यू टाइम, डेल्टा क्यू सॉरी चार्ज अगर उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रहा है तो डेल्टा क्यू मतलब उसका करंट है, उसमें कितना एम्पियर उसमें करंट है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड एम्पियर इज डिफाइंड थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट that we will study in the following chapter. An ampere is typically the order of magnitude of current in domestic appliance, and average lightning carries current of order of 10,000 of ampere. And at the other extreme, current in our nerves are in microampere. तो इसमें कुछ पैमाने बताए गए हैं, कुछ जैसा कि अपने घरों में आती है, जो डोमेस्टिक अप्लायंस में होती है, वो कुछ 1 to 10 इस तरह के एम्पियर में होती है करंट इन क्या है एग, एग्नि अरे यार करंट इन द डोमेस्टिक अप्लायंस। ओके, तो कुछ 1-2 एम्पियर जो होते हैं, 1 से लेकर 10 एम्पियर तक, वो घरों में अप्लाई होती है। अगर यही लाइटनिंग आपने देखी होगी तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर करंट होता है। थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर मतलब एम्पियर ज्यादा कब हो सकता है? तो ज्यादा चार्ज फ्लो हो कम टाइम में। ओके, या फिर एक चार्ज शिफ्ट कर दो, टाइम कम कर दो, मतलब ज्यादा चार्ज कम टाइम, तभी इसका एम्पियर बढ़ सकता है। ओके, तो आपने ये तो देखा ही होगा कि कितना लाइटनिंग अगर धरती पर गिरे तो क्या हाल होता है धरती का, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का जिस पर गिर रही है, एकदम जल भून के राख हो जाता है। तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर की पावर होती है, मतलब पावर तो नहीं हो सकते लेकिन थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर करंट होता है। अभी ये मान ले चाहे अगर 1000 ऑफ एम्पियर मान लिए, अगर और टाइम कुछ 1 सेकेंड मान लिया, तो लेट करोगे इसको, 1 सेकेंड से भी बहुत ज्यादा कम टाइम होता है, तो लेट कर लीजिए 1 सेकेंड मान लिया, या फिर 1 मिली सेकेंड मान लिया, तो उस 1 सेकेंड में थाउजेंड्स ऑफ कूलम चार्ज उसमें फ्लो कर जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना? अगर ये 1 सेकेंड है तो, अगर 1 सेकेंड से भी और कम टाइम का, वैसे तो कम ही टाइम होता है, 1 सेकेंड से पलक झपकते ही ऐसे चला जाता है, मिली सेकेंड मान सकते हैं। मिली सेकेंड 10 पावर 3 और बढ़ा दो तो 10 लाख 1 करोड़ कूलम चार्ज एक साथ। समझ सकते हैं ना आप कितना ज्यादा हाई चार्ज है। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर्स एंड चार्ज। तो कंडक्टर्स के बारे में दिया गया है कुछ, कंटेंस अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 22 मॉलिक्यूल। तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है कि एक मॉलिक्यूल में कितने मतलब एक मैटर में कितने लिक्विड होते हैं। ये बल्क मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स एज ग्राम ऑफ वाटर फॉर एग्जांपल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 20 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम वाटर में 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बारे में बताया। तो a charge experience a electric charge will experience a force if an electric field is applied.
If it is free to move, it will thus move contribute to a current in nature. Free charge particles do exist like a upper strata of atmosphere called the ionosphere. ओके, तो आइनोस्फीयर में जो चार्ज फ्री रहते हैं, ये सब बताया गया है इन एटॉमिक काउंट। ये तो ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन will be equal to the number of electron traveling in the opposite direction. So there will be no net electron current. Okay, तो इन्होंने क्या दिया है कि number of electrons traveling in any direction will be equal to the number of electron traveling in the opposite direction. तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं कर पाता या फिर करंट होता नहीं है, तो उनमें क्या है, चार्ज तो है उनमें भी, ऐसा नहीं चार्ज नहीं है, बट क्या है ना, इलेक्ट्रॉन आपस में एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, जिससे कट जा रहे हैं वो आपस, मतलब नेट एक्यूमुलेशन। तो नंबर ऑफ, अब इनमें क्या है ना, एग्जांपल ले लिया है कि किस हिसाब से करंट को फ्लो करके बताया गया, जैसा ही मैंने बताया था, charge plus q and minus q put at the end of metallic cylinder, the electrons will drift because of the electric field created to the neutralize the charge. The current thus will stop after a while unless the charge q and the charge minus q are continuously uh, replenished. Okay, इसके बाद मतलब यही है जो बताया गया था मैंने कि आपको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर चार्ज फ्लो करे नेगेटिव चार्ज तो करंट बढ़ जाता है। ओके, द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सीलरेटेड ड्यू टू दिस toward plus q. They will thus move to neutralize the charge. The electron, as long as they are moving, will constitute an electric current. Hence, in the situation considered, there will be a current of very short while in an current thereafter. We can also imagine a mechanism where the end of cylinder are supplied with fresh charge to make up for any charge neutralized by electron moving inside the conductor. In that case, there will be a steady electric field in the body of conductor. There will result a contribution current rather than a current of a short period of time. Mechanism will maintain a steady electric field. Are cell and batteries there are shall be study later in the chapter. Okay, तो इसमें बताया गया है कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर में क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक जगह पर, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब उसमें करेक्ट अगर फेस चार्ज हर बार लगाया गया है, अब कुछ चार्ज दे दिया फिर बाद में कुछ नहीं दिया, तो इससे कुछ मतलब नहीं, थोड़ी देर के लिए करंट आएगा। अब फ्रेश चार्ज देते जा रहे हैं तो क्या होगा ना कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की साइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कि थोड़ा ज्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, तो वो उधर जाने लगेगा। आज इस जाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने से और ज्यादा एक्सीलरेशन आएगा उनमें, मतलब एक दूसरे के म्यूचुअल है। पहले एक फ्लो ने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, अब एक्सीलरेशन खुद उसको पैदा कर रही है। ओके, जब तक करंट उसमें जाता रहेगा। अब आता है एक ओहम्स लॉ। एक वैज्ञानिक थे ओम, ओम नाम के वैज्ञानिक थे, ओम नमः शिवाय। तो क्या हुआ, a basic law regarding flow of current was discovered by G.S. Ohm in 1828। तो ये तो चोरी का माल है, अपने ऋषियों ने तो और पहले ही करंट की खोज कर ली थी। कोई नहीं, जैसे एक समय आएगा कि उनके बारे में पढ़ेंगे, इन बाहर के जो वैज्ञानिक है उनके बारे में पढ़ना हम बंद करेंगे। ओके, तो अभी तो यही पढ़ना पड़ेगा थोड़ी उसके बारे में। लेट V be the potential difference between the end of the conductor, then Ohm's law state that। तो इन्होंने क्या है ना, एक स्टेटमेंट दिया अपना कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मान ली, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ओके, तो उन्होंने एक कहीं से खोजबीन के लेके आए, चुरा चुरू कहाँ से लेके आए, लेकिन लेके आए कि
एक उन्होंने लॉ बनाया कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए उन्होंने एक तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या किया उन्होंने उन्होंने अ, एक कांस्टेंट लेके आए जिसका नाम था रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जिसका मतलब इसको डिनोट करते हैं आर से। तो वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। द एसआई यूनिट्स ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। तो उसकी एसआई यूनिट भी ओम दे दी उन्होंने। एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओम। तो ये सिंबल है ओम का। तो ओम बात चल रही थी ओम की। तो ओम ने क्या किया, ओम ने एक एक लॉ लेके आए जो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है करंट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो हमने 10th में पढ़ा था मे बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, एक वर्क डन बाय द चार्ज। ओके, वर्क डन बाय द चार्ज मतलब चार्ज के द्वारा कितना वर्क करना किया जा रहा है फ्लो करने के लिए, तो वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इसकी मैंने एक ब्रीफ दे दी है क्योंकि इसे हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसकी डीप में मैं नहीं जाऊंगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अब V को सॉरी, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हटाने के लिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R I ऐसा उन्होंने प्रपोज किया, ये ऐसा ये साइन है। और जो R है उसको बोला रेसिस्टेंस, और इसकी जो ऐसा यूनिट बोली गई इसको बोलते हैं ओम। जैसे ओम इस टाइप का होता है कुछ, बट क्या बोले कोई नहीं, नो कमेंट्स। ओके, तो ये यहाँ तक समझिए। ओके, तो कंसीडर रेसिस्टेंस सेटिस्फाई द। तो हाँ, अभी क्या हुआ कि रेसिस्टेंस जो है इसकी प्रोपोर्शनलिटी, मतलब रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है ये भी अभी आने लग गया। इन्होंने इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया। ओके, कंसीडर अ conductor satisfying equation 3.3 to be the form of slab length L and cross section area. Imagine placing two such identical slabs side by side. एक तो ये साइड बाय साइड वाला कॉम्बिनेशन बनाया, एक बनाया उसके ऊपर एक वाला। ओके, so that length of the combination is 2L, the current flowing through combination is the same as the flowing through either of the slab. If V is the potential difference across the end of the first slab, then V is also potential difference across the end of the second slab. Since the second slab is identical to the first and the same current I, तो हाँ थोड़ी इसके बारे में एक लंबी सी थ्योरी है ना कि दे दी उन्होंने। तो ये है एक फॉर्मूला। R जो होता है ना, एक तो होती है रेसिस्टिविटी, उसके बाद L बाई A, यही होता है ना, मैं तो नहीं बोली। ओके ओके, चलो इसका हम देखते हैं। तो R इक्वल टू ये था रेसिस्टिविटी L बाई A। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो जितना ज्यादा L उतना ही ज्यादा R, और जितना कम L मतलब जितना ज्यादा L उतना ही ज्यादा R, और जितना कम एरिया उतना ही ज्यादा R। मतलब समझ गए ना। ओके, तो अभी इन्होंने एग्जांपल लिया कि एक ये रॉड थी, इसकी लेंथ ए है, सॉरी लेंथ एल है एंड एरिया ए है। तो इसको दो तरह से अलग अलग टाइप में कर दिया। तो एक में क्या किया, दो रॉड ले ली, दो रॉड लेंगे तो इसका एरिया तो ए ही रहेगा, बट एल क्या हो गया, 2L हो गया, इसकी भी एल इसकी भी एल, और रेजिस्टिविटी तो दोनों की सेम है। अब एक और एग्जांपल लिया जिसमें क्या किया, एक के ऊपर एक रख दी। अब इसमें क्या है, लेंथ एल रह गई बट एरिया 2A हो गया, ए एंड ए। ओके, तो अभी दोनों में डिफरेंस निकालना है कि दोनों के रेसिस्टेंस में कितना डिफरेंस होगा। तो पहले वाले का था R, मतलब नॉर्मल वाले का, जिसमें एल इसकी लेंथ एंड एरिया इसका ए था,
इसकी इसका जो रेजिस्टेंस था वो था ए। अभी इसमें क्या किया, ये लेंथ बढ़ा दी दो दो गुना। अब जो कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो एल बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा। ओके, समझ गए ना कि इफ एल बिकम 2l then r also will become 2r। ओके, ओके ना। तो ये हो गया 2r। या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि l बाई ए, या फिर ओके, तो रेसिस्टिविटी को डिफाइन कर लो। रेसिस्टिविटी हो जाएगा आर ए बाई एल। तो ओके, तो ये हो गया आर ए बाई एल। अब आर ए ए वन, आर वन, यानी कि आर वन क्या है, आर वन है इसके लिए, इस वाले के लिए आर वन, इसके वाले के लिए आर टू। ओके, तो आर वन का फॉर्मूला क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी कितनी है, आर ए बाई एल इंटू एल कितना है इस बार, एल है इस बार 2l। एरिया सेम, एरिया से एरिया कट गया, एल से एल कट गया, तो आर वन आ गया 2r। ओके, अब आर टू करते हैं। आर टू करेंगे सेम रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ, सेम है इस बार बट एरिया डबल हो गया। अब लेंथ से लेंथ कट गया, ऐसे ए, तो आर टू कितना हो गया, आर बाई टू। ओके, अगर हम आर वन बाई आर टू करें तो 2r अपॉन में आर बाई टू, यानी कि 4 का रेशियो आ जाएगा दोनों के बीच। 4 गुना का अंतर आ गया अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए। तभी आपको मतलब, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर कोई बड़ी हाई करंट वाली तार है ना तो वो ज्यादा मोटी होगी। अब मोटी होने से क्या है ना, रेसिस्टेंस कम हो जाता है। जितना ज्यादा एरिया बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। और करंट फ्लो में अगर रेसिस्टेंस कम है तो रेसिस्टेंस को सबसे पहले मैं परिभाषित कर देता हूँ। रेसिस्टेंस है क्या, वॉट एक्चुअली इज अ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या है ना, अगर करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो करंट को जाने से रोकता है। मतलब ये मान लीजिए अगर इसने ऐसे कुंडली मार के बैठ जाता है करंट के बीच में, उसको जाने नहीं देता। जितना ज्यादा करंट को जाने, मतलब करंट को जाने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी फिर इससे, और फिर करंट, अब रेसिस्टेंस क्या है ना, ज्यादा प्रॉब्लम होगी जाने में, फ्लो करने में का चार्ज को, तो ये अपनी मतलब अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, उस चार्ज एनर्जी को छोड़ के हीट एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगा। तभी आपने देखा होगा कि अगर हम कोई पतली वाली तार है उसको लगा दिया जाए किसी हाई वोल्टेज में या फिर हाई करंट में, तो वो जल जाती है जल्दी। तो क्यों जल जाती है, वो इसी के लिए जल जाती है, इसी वजह से। ओके, तो इसके बारे में समझ गए ना आप। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हाई करंट है तो उसमें ज्यादा मोटी मोटी केबलों का यूज किया जाता है, ना कि छोटे छोटे पतले पतले तारों का। और अगर किसी में रेसिस्टेंस ज्यादा चाहिए, ओके, और हाँ, इसका एक और यूज भी है इसमें। अगर लेंथ भी ज्यादा होती है, क्योंकि डोमेस्टिक वायर्स की जो केबल वाले होते हैं, इसलिए भी लेंथ उनकी ज्यादा होती है तो एरिया बढ़ा दिया जाता है। और जितनी ज्यादा लेंथ होगी, मतलब जितनी ज्यादा शहर टू शहर वाले वायर होते हैं ना, एक शहर से टू दूसरे शहर को कनेक्ट कर रहा है, तो उसके तार और ज्यादा मोटे होते हैं। ओके, तो जितना ज्यादा डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस उस वायर को, सॉरी, करंट को चेंज कर, मतलब सॉरी, जितना ज्यादा डिस्टेंस उसको तय करना पड़ेगा, करंट को, चार्ज को, किसी ट्रांसफॉर्मर में जाने से पहले। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, वो वोल्टेज कम कर देता है, करंट भी कम कर देता है। तो ओके, इसलिए
मोटी मोटी केबल्स का यूज किया। तो ये है वो महान वैज्ञानिक जॉर्ज स्टीमन ओम। ओके, तो ये रही सारी प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशंस, आप इन सभी को देख सकते हो। ये है अ, अभी ये आइए, करंट पर एरिया यूनिट टेकन नॉर्मल टू द करंट, आई बाई ए is called current density and is denoted by J. The SI unit of current density is ampere per meter square. Further, if E is magnitude of uniform electric field in the conductor whose length is L, then the potential difference V across uh, end ends is L, sorry, E into L. Okay, using these, the last equation reads. Okay, तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर करंट पर एरिया, मतलब करंट अगर पर एरिया के हिसाब से चला तो उसको करंट डेंसिटी बोला जाता है। ओके, और करंट डेंसिटी को जे से डिनोट किया जाता है। इफ ई इज, मतलब अगर ई है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें वेग अपन को वोल्टेज डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ई इंटू एल, एल जो कि लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं ई, तो ये करंट के बराबर आ जाएगी। तो ई एल जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल टू जे इंटू रो इंटू एल। तो जे क्या है, जे है आई। ओके, मैं इधर समझाता हूँ। तो ये है ई इंटू, तो ई इंटू एल इक्वल टू जे रो एल। अब ई तो ई है, एल और जे क्या है, आई बाई ए रो एल, एल से एल कट गया। तो अभी कुछ भी निकालना हो इन दोनों में से, तो ई ई निकालना हो तो हो जाएगा आई रो बाई ए। अगर आई निकालना हो, आई हो जाएगा ई ए बाई रो बस। या फिर इसको एक तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से, ये ई इक्वल टू आर आई बाई एल, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब इन्होंने एक चीज और निकाल दी है, the above relation of magnitude E and J can instead be cast in the vector form. The current density where we have defined as a current through unit area normal to the current is also directed along E and is also vector J equal to J E by E. Okay, तो E यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और इसमें इसका सॉरी ई अगर वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे दिया तो इसकी ये डायरेक्शन आ जाती है, या फिर स्केलर यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं इसको। ओके, तो ई इक्वल टू जे बाई जे रो इस तरह से डिफाइन हो जाएगा, वेयर जो ईटा, इससे ये भी डिफाइन कर सकते हैं जे इक्वल टू ईटा ई, ईटा इक्वल टू 1 by rho is called conductivity. Ohm law is often started an equivalent from equation 3.13. ओके, तो इन चीजों को आप थोड़े से अच्छे से लर्न कर लेना है, इसको ध्यान रखना है, बस ज्यादा जोर ना देना। ओके, तो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। तो ड्रिफ्ट तो आपको पता होगा, ड्रिफ्ट क्या होता है। अगर कोई कार होती है ना, कार ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जाती है, तो वो एकदम अचानक से ब्रेक लगा देती है और वो ऐसे घूम के चली जाती है, वो ड्रिफ्ट होती है। ओके, तो इसी तरह का ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट है। ओके, तो as remarked before, an electron will suffer collision with heavy fixed ion, but after collision it will emerge with the same speed but in random direction. If we consider all the electrons, their average velocity will be zero since their direction are random. Thus, if there are n electrons and the velocity of the ith electron I equal to 1 2 to n at a given time is vi, then 1 by n summation of vi and I is 1 to n equal to 0. तो इन्होंने क्या बोला है ना कि एवरेज वेलोसिटी इनकी 0 होती है। तो कैसे होती है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 कैसे होती है मैं बताता हूँ इसको एग्जांपल से या फिर इधर।
तो मान लो एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर ले लिया, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये भयंकर इलेक्ट्रॉन। अब मैं तो कम बना पा रहा हूँ, इतनी ही जगह पर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, मिलियंस का बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसी में। इतनी जगह पर तो बिलियन ट्रिलियन का हो सकता है, जितना भी कम है, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, एक इधर 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 इधर, तो ये भी सीधी डायरेक्शन में नहीं, अलग अलग रैंडम, एक इधर, मतलब कुछ भी है। तो क्या है ना, फाइनली ये देखा गया कि आपस में कैंसिल कर देते हैं सारी वेलोसिटीज को, तो अंततः एवरेज वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है। ओके, कंसीडर नाउ द सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सीलरेटेड ड्यू टू दिस फील्ड बाय। तो इसमें एक scientists has defined an acceleration also, the a equal to minus e, okay, e और स्मॉलर की एंड कैपिटल एंड स्मॉलर दोनों है, ई डबल बोल रहा हूँ, ई बाई एम, वेयर माइनस ई इज द चार्ज एंड एम इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कंसीडर अगेन द ith इलेक्ट्रॉन। तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज अपॉन मास। ओके, एक्सीलरेशन वैसे होता क्या था, फोर्स, आपने फोर्स के बारे में सुना ही होगा, फोर्स क्या है ना, फोर्स में मास का डिवाइड देते हैं, जैसे एक फॉर्मूला होगा पढ़ा होगा, F बराबर एम ए, तो ए इक्वल टू क्या होता है, F बाई एम होता है ना। अगर फोर्स में मास से डिवाइड दे दिया जाए तो एक्सीलरेशन बन जाता है। ओके, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस, ओके का, तो एक्सीलरेशन क्या था कि फोर्स अपॉन मास, तो यही है इसमें भी, कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है ना, फोर्स के बराबर ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ये होता है फोर्स के बराबर। ओके, ओके है, तो फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फोर्स अपॉन मास कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। ओके, तो इसमें कुछ ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। तो ये है सारी, ओके, ये आ गई अलग अलग टाइप की वेलोसिटीज। तो वेयर ये चार्ज, ओके, ये हो गया ith electron at a given time t, this electron would have had its least collision sometime before t and let ti with the time elapsed after its last collision. If vi is the velocity immediately after the last collision, then the velocity vi at time t। तो इसमें क्या है ना, कुछ collision भी होंगे। अब एक टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, एवरेज नहीं कर रहे। vi इक्वल टू vi प्लस ये एक्सेलरेशन इनटू टी। ओके, ये सारी वेलोसिटीज ही है। तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट उन्होंने डिफाइन किया, एवरेज वेलोसिटी vt इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी vi, मतलब दोनों इक्वली कह के बताए हैं, इक्वल टू vi ऑफ एवरेज। अब vi ऑफ vi में अंतर होगा थोड़ा सा, माइनस ये जो ये वाली वेलोसिटी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बनी हुई वेलोसिटी है, उसके द्वारा उसका भी एवरेज, तो जीरो एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो ये एवरेज वेलोसिटी ना जीरो, वो तो जीरो होती है, जीरो माइनस ई, मतलब इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम इंटू टॉ। ओके, टॉ यानी कि 1/t ऐसा कुछ टाइम। ओके, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन electric field upon m tau. This last result is surprising. It tells us that the electron move with an average velocity which is independent of time. Although electrons are accelerated, this is phenomenon of drift and the velocity v d is called drift velocity. Okay, तो इन सब के हो जाने के बाद इन्होंने ये देखा कि ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है टाइम के इंडिपेंडेंट है, और इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, इस एवरेज वेलोसिटी को। ओके, तो करंट इज मेटेलिक कंडक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन अ मेटल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कंटेन्ड इन अ सिलेंड्रिकल ऑफ यूनिट एरिया एंड द लेंथ vd। ओके, तो ये सारी चीजें हैं इनको डिफाइन करने के लिए, आई डेल्टा टी ई स्क्वायर ए बाई एम, ये टॉ थी, बहुत सारी चीजें हैं ये। वैसे
ये सारी चीजें एक ही चीज से ऑरिजिनेट हो रही है, इसलिए मैंने तो इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इनकी ज्यादा जरूरत ही नहीं होती। तो अभी देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला वाला इसका ए। तो estimate the average drift velocity of conducting electrons in a copper wire of cross sectional area 1 into 10 power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere, assuming that each copper atom contributes roughly and its atomic mass is 63.5। तो करेक्ट कॉपर का दिया गया म्यू। तो ये चीजें निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी पहले वाले में। ओके, तो इसके लिए क्या है ना, the direction of drift velocity of conduction electron is opposite to the electric field drift direction, that is electron field is in the direction of increasing potential। तो एक चीज और रिमार्क मैं बताऊंगा इसका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की साइड में होती है। जहां भी पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है ना, उस साइड में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला भी है, यू डू आई बाई ई ए। ओके, ये सारी चीजें इन्होंने दी गई थी, तो इन करके फाइनली एन का वैल्यू तो निकाल ही लिया, मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई इसका मास करके। ओके, हो गया ये? इसका सेकंड एग्जांपल है, इसलिए कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं ये, जैसे कि in an example 3.1 the electron drift speed is estimated to be only in few mm second millimeter for current in the range of few amperes, how then the current established almost the instant of current is closed। कुछ ऐसे ही theoretical example, when electron drift is metal from the, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी कभी ऐसा जेई का एग्जाम है तो एक चार्ज का नंबर का क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक पटक दिया। ओके, तो इनको तो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा आपको, जैसा कि इसमें ये है, if the electron drift speed is so small and the electron charge is small, मतलब स्पीड भी स्मॉल है एंड चार्ज भी स्मॉल है, how can we still obtain large amount of current in the conductor। तो इस टाइम पर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो सी में इसका आंसर है सिंपल, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज numerous 10 power 29। ओके, तो इसका आंसर ये था। तो ऐसी चीजें क्या फिगर है, तो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। ओके, तो अब आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या चीज होती है? मोबिलिटी होता है, as we have seen, conductivity arises from mobile charge carrying in the metal। These mobile charge carrying are electrons in an ionized gas। They are electron and positive charge ion in an electrolyte। These can be both positive and the negative charge। Okay, an important quantity is mobility mu, defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field। तो अब आ गई हमारे पास मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, मतलब तो ओके, तो मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज जो है ना किसी आयनाइज्ड गैस में, तो मोबाइल चार्ज कैरी कर लेते हैं वो, तो इसी को मोबिलिटी कहते हैं। तो इसकी क्वांटिटी, मतलब इसको डिफाइन किया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इसका मतलब वेक्टर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसको हम मैग्नीट्यूड लिया जाएगा इसमें। तो द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर अपॉन वीएस एंड is 10 power 4 of mobility in practical units। Centimeter square upon Vs, mobility is positive। From equation we have mu d equal to E tau E by m। तो इससे mu हो जाएगा जो वी डी बाई ई है, तो ई टॉ बाई एम, वेयर ईटा ई टॉ है ना, तो वेयर टॉ इज द एवरेज कॉलिजन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके,
अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब चोरी का मतलब क्या बोलूं सॉरी। तो एक लॉ है, साइंस ऐसी चीज है ना, साइंस कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, साइंस हमेशा ग्रो करता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि अपने स्टार्टिंग में शायद अभी पढ़ा होगा या भाई, सबसे पहले कोई एक न्यूज मतलब जॉन डॉल्टन आए, उन्होंने एक एटम का बारे में कुछ कहा, उसके बाद उनके कुछ बड़े भैया आ गए, उनने कहा ये नहीं होता, दूसरा है कुछ, हम नहीं मानते। नील्स बोर आए, उनने कुछ और कह दिया। इलेक्ट आइंस्टीन आए, उनने कुछ और कह दिया। और जैसे जैसे बढ़ते जाता है, जैसे जैसे इंसान की सोच बढ़ती जा रही है ना, उसी प्रकार साइंस भी बदलता जा रहा है। और धीरे धीरे ये साइंस जो है एक फिक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और वो डायरेक्शन है सनातन धर्म की। यही डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है ये। ओके। तो क्योंकि हमारी जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जैसे वेदास हुए या फिर अलग अलग टाइप के, तो उनमें क्या है, ये बहुत सारी साइंटिफिक चीजें पहले से ही बता दी गई हैं कि ये चीजें होती हैं। ओके। तो इनके बारे में हम और कभी थोड़ा बहुत अभी बात कर लिया करेंगे। ओके। तो इसकी लिमिटेशंस आ गई थोड़ी बहुत। इसकी लिमिटेशंस में पहला लिमिटेशन ये है कि भी ये क्या चीज है। तो ऑल्दो ओम्स लॉ हैज बीन फाउंड वैलिड ओवर अ लार्ज क्लास ऑफ मटेरियल, देयर डू एग्जिस्ट मटेरियल एंड डिवाइसेस यूज इन इलेक्ट्रिक करंट विद द प्रॉपर क्या proportionality of V and I does not hold the deviation broadly are one more of the following type. तो V is cases to be proportional to I। तो अभी क्या होता है ना, जो V, पहले तो ओम्स लॉ ने क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, लेकिन अभी क्या होने लग गया कुछ मेटल्स से कुछ डिवाइस में, V नॉट प्रोपोर्शनल टू I होने लग गया, मतलब कुछ वेरिएशन आने लग गया। The relation between V and I depend on the sign of V. In the other word, if I is the current for a vector, a certain V, then reversing the direction of V, keeping its magnitude fixed, does not produce a current of the same magnitude as I in the opposite direction. If this happen, for example, in a diode which we study in chapter 14, अब क्या ना, ये कुछ एक्सेप्शनल मेटल डायोड थे, सेमीकंडक्टर। ओके। तो इसमें ये वेरिएशन आ जाता है सेमीकंडक्टर में, डायोड डिफरेंट है। ओम्स लॉ नहीं लगता होता है। तो ओम की दादागिरी थरी रह गई तो उनकी मां, तो इन्होंने क्या ना, फिर अगला अपने अपने अलग अलग लॉ बना लिए। ओके। द रिलेशन बिटवीन V and I is not unique, that is there is more than one value of V for the same current I. A metal exhibiting such behavior in a gases, material and devices are not obeying Ohm's law in form of equation. Okay, सारी चीजें हैं। Resistivity of various materials. The material are तो अलग अलग materials की resistivity थी, उसके बारे में बताया गया। Metals have low resistivity in the range, तो इसको आप कर ले तो ज्यादा ठीक है। Metals have low resistivity in the range 10 power 8 minus 8 ohm law, ohm meter to 10 power minus 6. So the material are classified as conductor, semiconductor, and insulator depending on their resistivity in an increasing order of their value. Metals, okay. So at the other end, insulator like ceramic, rubber, plastic having resistivity 10 power 18 time greater than the metal or more. In between the two are semiconductor. These, however, has resistivity अलग अलग तरह की होती है। ओके। तो अब आया थर्मल डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर, सेल ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस, सेल वेल हो गए। उसके बाद सेल इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ओके। उसके बाद किरचॉफ लॉ आएंगे, ये भयंकर भयंकर क्वेश्चन आएंगे कुछ कुछ। तो इनको मैं सॉल्व करने के आपको तरीके बताऊंगा, किस तरह से आप इनको
सॉल्व कर सकते हो 3D वाले मॉडल्स को। ओके, ये देखिए कितने भयंकर भयंकर क्वेश्चन है। हाँ, व्हीट स्टोन ब्रिज भी है। उसके बाद तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। तो आज हम यहीं तक अपना सफर रखेंगे। और एक्सरसाइज में इसके साथ 9 ही क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। पर इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा काम की है। जेई में इसके मिनिमम मिनिमम 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। मतलब आप मान लीजिए 16 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, मिनिमम 16। ओके, तो मैं आप इसको रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा, आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद करंट इन कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, कैसे फ्लो करते हैं। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, ओम कौन थे इसके बारे में पढ़ा। और रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस किस हिसाब से डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया पे, उसके बारे में भी पढ़ा। मैग्नीट्यूड्स के बारे में पढ़ा, मतलब सॉरी, ये जो है ना इलेक्ट्रिक डेंसिटी, करंट डेंसिटी, उसके बारे में पढ़ा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या चीज होती है। हाँ, एक चीज रिमार्क करके अभी भी मन में रख लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो और इज द जीरो। ओके, तो कुछ मोबिलिटी और एग्जांपल्स भी करे हमने। मोबिलिटी, हाँ, ये जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल नंबर 3.2, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ के बारे में भी पढ़ी, रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक होगा, हमारा 3.8, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, तो इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक, ये चैप्टर यही रैप अप करते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो गुड बाय गाइस। तो आप सभी अच्छे से अब पढ़िए इस चैप्टर को, अच्छे से इसके क्वेश्चंस और एग्जांपल कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक मैं आपको अपनी गलती के बारे में बता देता हूँ कि मेरी गलती जेई के दिनों में क्या हुई थी कि मैंने इस चैप्टर को हल्के में लेके इसको थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था और स्किप स्किप कर दिया था मैं, तो जिससे मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और मेरे मार्क्स के चक्कर में कम हुए थे। ओके, तो इसको आपको ये बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इसका वेटेज बहुत अच्छा है, अच्छा खासा है। ओके गाइस, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय।